अरे वो बहू रानी, चाय मिलेगी कि नहीं? सुबह के 8 बज गए हैं। अब तक इस महारानी ने चाय बनाकर नहीं दिया मुझे। अरे वो बहू, बहू रानी, कहाँ हो? जिंदा हो या मर गई? आजकल की बहुओं का तो कहना नहीं है। एक हमारा जमाना था जब हम अपनी सास के आगे कुछ सास के लिए सुबह सुबह 5 बजे उठकर ही उनकी सारी चीजें तैयार कर देते थे। एक आजकल की बहुएं हैं, सुबह के 8-9 बज जाए लेकिन इन सब को तो अपनी सास की कोई परवाह ही नहीं है। पड़ी रहती हैं बिस्तर पे। सुबह के 8 बजे तक भी चाय नहीं मिल पा रही है। आई माँ जी। अरे माँ जी, आपको तो पता ही है, इन्हें सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, तो इनके कपड़े प्रेस कर रही थी मैं, उसी में देर हो गई। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस मुझसे जुबान हिलाने आता है। आजकल की बहुओं का तो कुछ कहना ही नहीं है। जरा सा कुछ बोलना दो कि वो लगेंगी जुबान लड़ाने। हर एक छोटी छोटी बात पे जुबान चलाने आता है इन्हें बस। एक हमारा जमाना था जो हम अपनी सास के आगे चू तक नहीं बोल सकते थे। अगर सास हमें एक थप्पड़ भी मार देना तो भी हम उन्हें पलटकर जवाब नहीं देते थे। सुबह सुबह इतना तो काम होता है, 6 बजे की ही उठी हुई हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना, घर में कितना सारा काम होता है। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, सास अपनी बहुओं को हमेशा सुनाती ही रहती हैं। सरिता देवी अपने अपने बेटे बहू के साथ एक शहर में रहा करती थी। अरे ओ बहू रानी, जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर तो ले आना। ना जाने दिन भर करती क्या रहती है जो इससे एक कप चाय भी समय पर नहीं बनता है। क्यों बहू रानी, इतनी देर में तुम्हारी चाय बनी है? ना जाने नाश्ता बनते बनते 12 बज जाएगा। माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि घर में कुछ भी बनेगा तो आपसे पूछ कर ही बनेगा, तो बस आप पूजा करती रहती हैं, आपके पूछने में ही देर हो जाती है, उसके बाद मुझे खाना नाश्ता चाय बनाने में देर हो ही जाती है। तुम्हें तो बस मेरे से जुबान ही लड़ाने आता है। जब देखो पलट के जुबान ही लड़ाया करोगी। जाओ, अब जाकर नाश्ता बना लो। जो कुछ भी है घर में वो जाकर बना लो। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर माँ, पल्लवी, सुनो तुम लोग, आज दादी माँ का फोन आया था। वो गांव से कल आ रही हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं। क्या? ये किसने कहा तुमसे? दादी ने फोन किया था क्या? हाँ हाँ माँ, दादी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा है वो कल गांव से आ जाएंगी, तो मुझे उन्हें लेने स्टेशन जाना होगा। हे भगवान, एक आफत क्या कम थी मेरे सर पे, जो अब एक बुढ़िया भी आफत बनकर आ रही है। ये बुढ़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। जवानी में तो मेरा जीना हराम किया ही, और बुढ़ापे में भी मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मेरे छाती पे मूंग धरने के लिए यहाँ भी आ रही है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो कह रही थी कि आप अपने सास के सामने एक जुबान भी नहीं चलाती, और आप उनकी बहुत कदर किया करती थी, उनकी हर बात मानती थी। फिर आपको आज उनके आने से क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ, तो तू ज्यादा जुबान मत चला। और हम दोनों सास बहू के बीच पड़ने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू जाके अपना काम कर, समझी? तेरी तरह मैं जुबान ऐसे भी नहीं चलाती उनके सामने। देख लेना जब वो आएंगी। फिर दूसरे दिन दादी घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर पल्लवी उनके पास जाती है और उनके पैर छूती है और उन्हें अंदर जाने के लिए कहती है। खुश रहो बहू रानी, खुश रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे दे, और तू बस मुझे जल्दी से परदादी बना दो। चल रही हूँ बहू, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी सास कहाँ रह गई?
कहीं उसको मेरे आने से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? तभी वहां पर सरिता भी आ जाती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आ ही रही थी। मैं प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू। लगता है तुम्हें मेरे आने से कोई दिक्कत हो गई है, तभी गुमसुम सी दिखाई दे रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए माँ जी, अंदर चलते हैं। फिर वो लोग सब अंदर चले जाते हैं और उसकी सास कमला और सरिता दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और वहीं पर पल्लवी भी खड़ी होती है। बहू जा माँ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ले आओ बहू, तुम ही चाय बनाकर ले आओ। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी हो। जितने भी रिश्तेदारों ने तुम्हें देखा है सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि कमला तुम्हारी पोता बहू तो बहुत ही अच्छी है। जा बिटिया चाय बना कर ले आ। वैसे भी तेरी सास से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। इसे तो आज तक ढंग की चाय भी नहीं बनाने आई। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बहू के सामने आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं था माँ जी। क्यों सरिता, मैंने सुना है कि शहर में तू अपनी मनमानी करती है। पूरे मोहल्ले और बाजारों में तू घूमा करती है। शहर में आकर छुट्टी साड़ हो गई क्या? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहीं नहीं जाती घूमने। मैं तो घर में ही रहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। हाँ हाँ, तुझे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू कितनी अच्छी है। अरे तुझे तो छूट मिलती तो तू तो गांव में भी घूमा करती। लेकिन वहां तो तू मेरे डर से कहीं जाती नहीं थी। यहाँ मैं तो हूँ नहीं, तो तुम्हें अपनी मनमानी करने को मिल गई है। अपनी दादी सास से अपनी सास को डांट खाते हुए देखकर पल्लवी को बहुत ही हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी छुपाती है। बहू, तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी मजे ले रही है? जा जा नाश्ता लेकर आ। अरे वाह बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। लेकिन ये बता बहू, तुम नाश्ता इतनी देर से क्यों बनाती हो? सच में दादी जी, खाना बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया दादी माँ। तो क्या है ना दादी माँ, मैं तो सुबह ही उठ जाती हूँ और नहा धोकर पूजा भी कर लेती हूँ। मैं चाहूँ तो टाइम से नाश्ता बना लूंगी, लेकिन वो क्या है ना दादी माँ, माँ जी का कहना है कि जब तक वो न कहें कि घर में क्या नाश्ता बनेगा, क्या खाना बनेगा, तब मैं कुछ नहीं बना सकती। जब तक वो नहीं ऑर्डर देती तब तक मैं बनाती नहीं हूँ। और माँ जी को तो आप देख ही रही हैं, माँ जी सुबह 9 बजे उठती हैं, तो इसीलिए उनके इंतजार में देर हो जाती है दादी माँ। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ, ये तुम पर अपना हुक्म चला रही हैं कि जब भी ये कहे तभी खाना बने। क्यों बहू, शहर में आकर अपनी बहू पर हुक्म चला रही हो? और आज तक तो तुमने मेरा एक भी हुक्म नहीं माना। बहू, कल से तेरा जो मन करे तो खुद ही उठकर बना लेना। ठीक है दादी माँ। उन दोनों की बात सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन पल्लवी कमला के पैर दबा रही होती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सरिता आती है। सरिता को देखकर पल्लवी उससे कहती है, अरे माँ जी, आइए आइए। माँ जी दादी जी के पैरों में दर्द हो रही है। आप कहती थी ना कि आपके कि आप माँ जी के कि आपके हाथों में जादू है, और आप दादी माँ के पैर ऐसे दबाती थी कि उनका दर्द तुरंत दूर हो जाता था। तो आइए माँ जी, उनके पैरों में बहुत दर्द हो रही है। आइए, आप अपने हाथों का जादू दिखाइए। क्या मैं नहीं नहीं बहू। और नहीं तो क्या माँ जी, आप ही को कह रही हूँ। मुझे तो आप तो कहती हैं ना कि मुझे तो पैर दबाने भी नहीं आता। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आप तो इस काम में परफेक्ट हैं। आइए दादी माँ, आइए माँ जी।
दादी माँ के पैर दबा दीजिए। क्या ये ऐसा कहती है बहू कि इसके हाथों में जादू है? अरे अरे ये तो मुझसे पूछो। ये तो हमेशा से काम चोर ही रही है। घर के काम कर ले वही बहुत है। ये मेरे पैर क्या दबाएगी? वैसे भी मैं तो तब जवान थी। मुझे तो सेवा की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये कभी इससे कह भी दो तो जैसे इसके नानी मर जाती थी ये काम में। और ये तुमसे ऐसा बताया करती है कि इसके हाथों में जादू है। आजा बहू, जवानी में तो नहीं दिखाया, बुढ़ापा में ही दिखा दे अपनी जादू। ठीक है माँ जी। ये देखकर पल्लवी को बहुत ही मजा आ जाता है। उसकी सास ने उसे बहुत तंग किया था, लेकिन अब उसे मौका मिल रहा था अपनी सास को सबक सिखाने का, तो वो पीछे नहीं हट रही थी। फिर दूसरे दिन पल्लवी और उसकी दादी सास कमला धूप में बैठे धूप सेक रहे थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर कमला आती है। सुन बहू, आज तेरे पापा जी का फोन आया। अभी तेरे पापा जी का फोन आया था। वो बता रहे थे कि उनके जान पहचान के कुछ मेहमान आने वाले हैं। तू बेटा, तो बहू तुम अच्छा सा खाना बना लेना। और वो लोग खाने के शौकीन है, तो खाना थोड़ा स्वादिष्ट बनना चाहिए। कल शाम तो तुम शाम में अच्छा सा खाना बना लेना। वो मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या क्या बनना है, तो तुम बना लेना। ठीक है? मैं बस यही बताने तुम्हें आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू कि आज मेहमान आ रहे हैं। लेकिन बहू एक बात सुन, आज खाना पल्लवी बहू नहीं तुम बनाओगी। तुम ही तो अपनी बहू से कहती हो ना कि तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। ऐसा खाना कि लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाए। तो आज तो मेरा भी मन है तुम्हारे हाथों का खाना खाने का। तो बहू आज तुम्हारी बहू नहीं बल्कि मेरी बहू खाना बनाएगी। ठीक है? क्या माँ जी, मैं कैसे करूंगी माँ जी? वैसे भी अब तो मेरी आदत छूट गई है। अब तो मेरी आदत भी नहीं रही। अब तो जब से बहू आई है तब से मैं घर का कोई काम नहीं करती। अब मुझसे इतना काम कैसे होगा माँ जी? अरे इसमें मैं करने की क्या जरूरत है? जाओ, जाकर अभी से तैयारी में लग जाओ और जाकर खाना बनाओ। खाना तो आज तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ठीक है? फिर मजबूर होकर कमला को ही सारा खाना बनाना पड़ता है। वो गुस्से में सारा खाना बनाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कमला बैठी होती है। तभी इस बुढ़िया से तो मैं परेशान हो गई हूँ। जब से आई है मेरे कलेजे पर मूंग ही दर रही है। ये तो बहू के साथ मिलकर मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। ना तो मुझे दिन में चैन है ना रात में चैन है। हे भगवान, कब जाएगी ये बुढ़िया जो मुझे थोड़ा चैन मिले। तभी वहां पर उसका पोता आता है और उससे कहता है, दादी, गांव से जो लखन चाचा है ना, उनका फोन आया था। वो कह रहे थे कि उनकी बेटी की शादी है और उनकी बेटी की शादी में आपको जाना है। उन्होंने कहा था कि चाची को शादी में जरूर आना है। तो दादी, क्या आपको गांव जाना है या फिर हम लोग चले जाएं? अरे वाह भगवान, आपने तो मेरी इतनी जल्दी सुन ली। अगर मुझे नहीं पता था कि आपका नाम लेने से आप इतनी जल्दी मेरी सुन लोगे। अब तो बहुत मजा आएगा। अब जाइए बुढ़िया यहाँ से। अब दिखाती हूँ मैं अपनी बहू को। बहुत उछल रही थी ना अपनी दादी सास के दम पे। अभी दिखाती हूँ उसको। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लखन ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि उसकी बेटी की शादी में मुझे जरूर आना है। वैसे भी बिन माँ की बच्ची है, उसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बेटा, तू मेरी टिकट करा दे। तू मेरी टिकट करा दे। मैं कल ही गांव जाऊंगी।
मैं उस बच्ची के लिए जरूर जाऊंगी। कमला की बात सुनकर मानो मानो सरिता को जिंदगी की सारी खुशी मिल जाती है। वो अपनी सास को यहाँ से जाने का सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। दादी, आप क्यों जा रही हैं? आप चली जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप इतने दिन से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दादी। दादी, आप प्लीज मत जाइए। ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर आ जाऊंगी। पहले शादी हो जाने दे उस बच्ची की। ठीक है दादी, आप जल्दी आ जाइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। कमला के जाने की वजह से पल्लवी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर कमला उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर कमला वहां से चली जाती है। कमला के जाते ही सरिता अपनी असली रूप में आ जाती है और वो फिर से पल्लवी के साथ वह अपना सास का रूप दिखाने लगती है।